Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. चोर है, चोर है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। देश भर में अर्धसैनिक बलों जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की नियुक्ति की जिम्मेदारी एसएससी को दी जाती है। 3 साल पहले 2018 में भी कई पदों के लिए नोटिफिकेशंस आए थे, लेकिन जितने लोगों को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए थी, अब तक वो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। कई सारे अभ्यर्थी जो पूरी तरीके से क्वालिफाइड हैं, वो इस मामले को लेकर कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। कई सारे अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब वो हर तरीके से क्वालिफाइड हैं तो उन्हें अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल पाई है। तो आज हम उन्हीं अभ्यर्थियों से बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया पर कि जब वो हर चीज़ को क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये क्या पूरा मामला है और क्यों आगे उनकी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 2018 में एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी आई थी, उस पर फॉर्म भरा था। तो हमने पहले हमारा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मेरिट बनी, उसके बाद फिज़िकल हुआ, मेरिट बनी। मेडिकल में हमारे इतने ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए कि हमें मेरिट से 10-10 नंबर बढ़ाकर हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया। ऊपर से लाखों पद खाली होने के बाद हमें नियुक्ति नहीं दी रही। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि 60,210 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिनमें से इन लोगों ने अंतिम मेरिट में 54,000 लोगों को चयन किया और बाकी जो 5-6 हज़ार पद हैं वो तो छोड़ ही दिए, उन पर कोई चयन ही नहीं किया। और जो 54,000 लोगों ने चयन किया उनमें से कई हमारे जो साथी हैं, लगभग 30 से 40% युवाओं ने नियुक्ति नहीं ली। तो हमारा यही सरकार से डिमांड है कि हमारे जो मेडिकल फिट युवा जो तैयार खड़े हुए हैं, उन खाली सभी पदों पर नियुक्ति दी जाए। मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूपी से हूँ और हम लोग जंतर मंतर पर एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी को लेके गए हुए थे। हम लोग 2018 में इन्होंने एसएससी में फॉर्म निकाले हुए थे। 18 में हम लोगों ने फॉर्म भरे, 19 में एग्ज़ाम दिए, 20 में मेडिकल हुआ और 21 में इन्होंने फाइनल मेरिट निकाल के हम सब लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम सारी चीज़ें पास कर चुके हैं, इनके जितने भी चरण थे सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। वो क्यों ये लोग हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 4 साल पूरी भर्ती में लगने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मात्र कुछ पॉइंट्स की वजह से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। बस हमारा एक ही वो है कि हमें सबको ज्वाइनिंग दी जाए, ऑल मेडिकल फिट को। क्या कोई ऐसा भी पॉइंट फिट किया जाता है कि क्वालिफाई करने के बाद भी आपको कुछ ऐसा मार्क्स टच करना पड़ेगा या कोई चीज़? आखिर मतलब वैकेंसी रहने के बाद भी क्यों सारे लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया? हमारे यहाँ जैसे कि यूपी में अभी ना, जैसे ये इनकी ज्वाइनिंग दी है जिन लोगों के मेडिकल इनने फिट किए हैं, उसमें क्या है कि हमारे यहाँ और भी भर्तियाँ हो चुकी हैं, उनमें बच्चे जा चुके हैं। तो सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना अभी, तो बच्चे कुछ बच्चों के वो सीट तो कम से कम कंप्लीट करें। ये देखिए सर, हम पिछले 6 महीनों से, वैसे तो हम सच पूछें तो हम 2 साल से मतलब पूरा पीछे पड़े हैं कि किसी तरीके से काम अच्छे से हो। लेकिन जब से 21 जनवरी से 2021 में रिजल्ट आया, तब से लगातार 6 महीने से हम दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही। हमने पीएमओ, एचएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय, तमाम ऐसे सरकारी ऑफिस, एसएससी, सीआरपीएफ जितने भी हैं, वहाँ पर अपने मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया कि साहब हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। तो अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है रोड पर। और हम अलग अलग स्टेट से युवा आ रहे हैं कि भाई हमारी नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री संतरी हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बात नहीं कर रहा। हम युवा जो देश सेवा के लिए तैयार हैं, आज रोड पर हैं। मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ।
नक्सल डिस्ट्रिक्ट से। और क्या मांगे हैं? हमारी मांग की कुछ नहीं है, हमने मेडिकल फिजिकल तीनों चरण क्लियर किया है, हमें एसएससी जीडी में ज्वाइन चाहिए। महिलाओं के लिए कितनी सीट थी? महिलाओं के लिए 20,000 सीट थी, इसमें से कुछ सीट ऐसा है जो खाली रखा गया है, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जितने पदों के लिए एसएससी ने वैकेंसी निकाली थी उसमें से 6,000 पदों पर उसने मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया था, और जितने पदों पर अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर भेजा गया था उसमें से 40% कैंडिडेट्स ने जॉइनिंग भी नहीं ली। तो अभी इतनी सारी सीटें खाली होने के बावजूद भी क्वालिफाइड लोगों को उसमें बहाल नहीं किया जा रहा है। नए नोटिफिकेशंस एसएससी द्वारा इन्हीं पदों के लिए जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब ये अभ्यर्थी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से 80% से भी ज़्यादा अभ्यर्थी अब ओवर एज्ड हो चुके हैं। कई सारे हमारे साथियों ने तो सुसाइड भी कर लिया, 200-300 लोग सुसाइड कर चुके, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। अभी भी पता ही होगा देश में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का हाल तो बहुत ही बेकार होता जा रहा है। इस वैकेंसी या कोई सी भी नई वैकेंसी के नाम पर ये नई वैकेंसी निकाल देते हैं, जैसे कि अभी 25,000 का न्यू नोटिफिकेशन निकाल दिया ना, इससे कई सारे लोगों को इनको पैसा मिलता है, कई सारे लोग इसमें फॉर्म डालते हैं, कई सारे लाखों की संख्या में सभी का फॉर्म का पैसा लेकर ये पैसे के नाम पर न्यू वैकेंसी निकाल देते हैं, वो भी इतने शॉर्टेज में, बहुत कम वैकेंसी निकाली हुई इन्होंने। तो अभी जो फॉर्म उन्होंने निकाला है उसमें तो आप लोग बता रहे हैं 75% हाँ, तो ओवर एज। इसमें 75% ओवरेज हो गई, वो न्यू वैकेंसी में तो फॉर्म डाल ही नहीं सकते, और जो नहीं हुए वो भी डालेंगे तो क्या वो अगले 4 साल तक बैठे रहेंगे सर? इतनी टाइम तक कौन इंतज़ार करेगा एक सरकारी नौकरी के लिए 10 साल, वो भी अपने भारत जैसे देश में? बताइए क्या हाल है। जबकि आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, जो कंडीशन रहती है ना एक सैनिक बनने के लिए, वो सारी चीज़ें क्वालिफाई कर चुके हैं। 3-4 चीज़ें रहती हैं, सभी क्वालिफाई की हैं। जो एसएससी का रिजल्ट है, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। अभी भटक रहे हैं, ये 2-1 महीने की बात नहीं, पिछले 6 महीने से। पता है हमारा आंदोलन पिछले जब ये कोरोना था तब ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से भी हम कई बार रीट्वीट कर चुके हैं, कई बार ट्रेंड पे भी आ गए। मोदी जॉब तो पता ही होगा, देश में सभी लोगों को पता है, लेकिन सरकार को फिर भी इसकी और कोई ध्यान नहीं है। इतना तकलीफ़ झेले हैं हम कि हम बयां नहीं कर सकते हमें तकलीफ़। और हम गरीब फैमिली से भी आते हैं, मम्मी पापा हमारे लिए अपना पूरा ज़िंदगी भर का कमाई हमारे पीछे लगा देते हैं कि हाँ हमारी बेटी आज नहीं तो कल बनकर कुछ ना कुछ तो बनेगी, ऐसा करके ये सोच कर पैसा फंस लगाते हैं। ये सोच कर नहीं कि नौकरी आएगा तो पैसा आएगा, क्योंकि हमें एक रोज़गार का साधन नहीं है हमारे लिए। अगर हमें नौकरी करना रहता तो हम दूसरा जॉब भी देख सकते थे, रेलवे है, शिक्षाकर्मी हैं। अगर नौकरी करना तो ये नौकरी नहीं है, हमें वर्दी से प्यार है, वर्दी चाहिए हमें। ये तो अपने हक का है भाई, जब मेहनत कर रहे हैं तब मिल रहा है। हम फिज़िकल मेडिकल क्लियर किए तब वर्दी मिलेगा ना। ऐसा लगता है कि वर्दी का सपना ही रह जाएगा। ऐसा लगता है इतना सब कुछ प्रोसेस, यहाँ पहले एग्ज़ाम दिला, फिर फिज़िकल दिला, फिर मेडिकल दिला, फिर ना नौकरी के लिए सरकार के पास हाथ भी जोड़ो कि हमें जॉब चाहिए, ऐसा करके हर चीज़ में फिट रहने के बाद उसके पास भीख मांगो कि हमें सरकार हमें नौकरी दो, ऐसा करके उसके लिए लाठी भी खाओ। अब तो ऐसा लगता है वर्दी सपने ही बन के रह जाएगा। ऐसा लगता है ये सपना पूरा ही नहीं होगा इस जन्म में। तरीके से अलग अलग राज्यों में सरकारी नौकरियों की जो एक लंबित प्रक्रिया होती है, उस बीच में आप लोग खुद को कहाँ पाते हैं? कैसे स्टेबल रख के आप लोग तैयारी करते हैं? अब आपको लगता है कि आपने हर चीज़ सही की, आपने सब कुछ क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बाद भी जो ये प्रक्रिया रही उसने आपके भविष्य को ख़राब कर दिया। कैसे इस बीच में संभालते हैं खुद को? सर देखिए, संभालना तो बहुत मुश्किल है। अब यकीन मानिए कि हमारे कई ऐसे बंदे हैं जो हम लोग, सबसे पहले बताना चाहूँगा, हम मज़दूर वर्ग से आते हैं। हमारे पास कुछ इतना पैसे नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। बस वही है, हम इतनी मेहनत से पास किए परीक्षा और फिज़िकल मेडिकल पास किए। बहुत दूर दूर, हमारे लगभग 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमने अपना फिजिकल दिया, मेडिकल दिया। उसके बाद जब हम को लगा कि हमें सरकार नियुक्ति देगी तो हमें सरकार जानबूझकर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। साहब संभालना तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें। हमें वर्दी का जुनून जो है कि हमें देश सेवा करनी है, हर हाल में देश से के लिए मरेंगे और देश के लिए जिएंगे हम लोग। आप एक दिन बता रहे थे कि जो लोग मतलब ये एसएससी दूसरी लिस्ट नहीं निकालती है जीडी के लिए, क्या ऐसा है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खाली पद हैं, अब ये एसएससी जब नियम बदले भी जाते हैं, ये बताइए संसद जो है हमारा, कितने अमेंडमेंट हुए, ये गलतियां हुई पहले हमारे जो संसद में
उसका सुधार ही तो है ना, अमेंडमेंट करना पड़ा ना। जब संसद जैसी चीज़ें हैं, संसद अमेंडमेंट बिल जो हैं वो सुधार के लिए लाए जा सकते हैं, तो एसएससी कौन सी चीज़ है? सरकार जानबूझकर वो चीज़ें प्रक्रिया में नहीं ला रही ताकि जो लाखों पद होते हुए भी बच्चे ज्वाइन ना कर पाएँ। हमारा हक जानबूझकर सरकार इसी तरह छीन रही है। हम लोग उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आज किसान झेल रहे। हमारे पिताजी भी किसान ही है सर। तो ये क्या नीति है सर? बाप भी रोड पे और बेटे भी रोड पे सर। हम लोग उतना मेहनत किए, वो चीज़ पूरे फिट है, हम लोग ऑल मेडिकल फिट है, तो सीट रहते हुए सर इन्होंने क्यों नहीं दिया? हमारे मुद्दा ये है सर कि ऑल मेडिकल फिट दो, ज्वाइनिंग दो, वेटिंग लिस्ट जारी करो। जो ओवर एज हो चुके हैं इसका जिम्मेवार कौन है? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो उनको जवाब लेना है। और आज तक सर हम लोग 6 महीने से रोड पर भटक रहे हैं। आज तक कोई हमें इतना आश्वासन नहीं दिया कि आपका मुद्दा क्या है। कोई हमें पूछने तक नहीं आए, क्योंकि हम लोग पर लाठी भी चार्ज हुई, जेल भी गए और 3 महीने से रोड पर भटक रहे सर। एक सांसद महोदय के हम लोग ने अपना अपना मेमोरेंडम दिया, अपना दुखड़ा सुनाया, जो हमारे साथ बीत रही है वो सुनाया, लेकिन आज तक कोई हमें इतना पूछने तक नहीं आया कि आप लोग क्या है, क्या करना, क्या मांग है, कोई चीज़ नहीं है। तो सर ये क्या चल रहा है? बच्चे को 2 साल से सर आप उठा के देख लीजिए, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अगर जो कोरोना है तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए कोरोना है सर, तो हम लोग के लिए कोरोना है। अगर जो बच्चे इस भर्ती के दरमियान ओवर एज हो चुके हैं तो सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती है कि हम इतना डिले। उनका कहना है कि ये भर्ती कोरोना के कारण से डिले हुई है। तो सर अगर जो सरकार या डिपार्टमेंट इसका जिम्मेवार नहीं है तो क्या हम बच्चे जिम्मेवार है? कोरोना को हम बच्चे लाए? सरकार की मंशा ही नहीं होती है युवाओं को अपने भारत सरकार के साथ नौकरी में जोड़ने की। उनकी बस चुनाव एक मजबूरी है, क्योंकि अगर वैकेंसी दिखाएंगे नहीं तो चुनाव में उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो हमेशा हमसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं और कोई भलाई नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी हम भी सोचते हैं कि हम जाएंगे कहाँ। और एक वो आत्मनिर्भर भारत का जो माला जपते रहते हैं मोदी जी ना, तो आत्मनिर्भर भारत किसको बनाएंगे वो? हम तो, हमारी डिमांड है, हमारी एक ख्वाहिश है कि हम सेना में भर्ती हों। क्या वो भी आत्मनिर्भर करेंगे? वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे क्या सेना में? वो सेना को प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ठीक है, हम भी आत्मनिर्भर बन लेंगे। आपको जिसको लेना होगा उसको ले लीजिएगा। हम तो चाहत रखते हैं भारतीय सेना में जाने का ना। सेना किधर से लाएंगे वो प्राइवेट? या तो बता दें वो राष्ट्रभक्ति का वो माला जपते रहते हैं, पूरा दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं राष्ट्रभक्ति के नाम पे चुनाव जीता हूँ। ठीक है, मैं भी कहता हूँ, हमने भी वोट दिया था उनको राष्ट्रभक्ति के नाम पे। लेकिन क्या है, राष्ट्रभक्ति किससे होती है? आप सैनिक को तो यहाँ रोड पर बैठने को मजबूर कर रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो बेटी रोड पे भटक रहा है। सब हमारे साथ कितने बहनें आई हुई हैं और वो तो रोड पे भटक रहा है। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और फिर रोड पे लाओ, यही योजना है क्या उनका? तो जब हमने इन अभ्यर्थियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों से आए ये अभ्यर्थी मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और सेना में जाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बाकायदा उन्होंने हर टेस्ट को क्वालिफाई भी किया, लेकिन प्रक्रिया ऐसी रही कि अभी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका यह कहना है कि वो धीरे धीरे ओवर एज्ड होते जा रहे हैं और आगे जो सेना में जाने का उनका सपना है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। इसी मांग को लेकर वो अभी दिल्ली आए हुए हैं और उनका यह कहना है कि लगातार वो सारे जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं और उनकी यह कोशिश है कि सरकार तक यह बात जब पहुंचे तो वो इनकी मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग कराए। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.